Hello students, welcome to the spoken English series of Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir and today we are in 4th episode. आज हम लोग चौथे एपिसोड में हैं और फर्स्ट वीक का पैटर्न के अनुसार से जैसा मैंने कहा था कि हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ें जानेंगे. ठीक है, लास्ट वीक में हम लोगों ने प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड बातें जानी थी. ठीक है, आज हम लोग साइलेंट वर्ड्स के बारे में जानेंगे, साइलेंट लेटर्स वर्ड के बारे में जानेंगे. जो वर्ड में कुछ लेटर साइलेंट होते हैं तो क्यों होते हैं उसके रूल्स को हम लोग समझेंगे. उसके बाद कुछ फ्रेजेस जो हम लोग डेली लाइफ में जो कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. लेकिन मैं आऊँ इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर नए व्यूअर हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और प्लेलिस्ट में जाके बेसिक्स के एडवांस के बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो. और अगर आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हो, कहने का मतलब आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हो, तो आपके सिलेबस पर आधारित रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, लिटरेचर पर आधारित बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं. और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तक आपके सिलेबस के कंप्लीट वीडियो अपलोडेड होंगे, इसलिए आप उसको देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं. ठीक है, तो आप जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आप पुराने व्यूअर्स हो, आप देखते हो, तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर वीडियो देखना हो तो कंप्लीट देखा करो. हो सके जब आप वीडियो ऑन कर रहे होते हैं, जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उस समय 2 मिनट 3 मिनट आपके लिए इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन आगे इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखा करो, तभी आप लाभ उठा सकते हो. अगर आपको अच्छा लगता है, इससे आपको लाभ होता है, तो आप अपने दोस्तों से शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए लोग, ताकि जल्दी से मैं आपके साथ लाइव आ सकूं. ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे. आज हम लोग देखेंगे साइलेंट लेटर वर्ड्स ए से ई तक कि किन किन शब्दों, किन किन वर्ड्स में ए साइलेंट रहता है, बी साइलेंट रहता है, सी साइलेंट रहता है, ई डी साइलेंट रहता है और ई साइलेंट रहता है. ठीक है, ए बी सी डी और ई, ये 5 लेटर्स किन किन वर्ड्स में, किन किन कंडीशन में, ठीक है, ये साइलेंट रहता है. सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे. देख लीजिए यहाँ पे पहला वर्ड है प्रैक्टिकली. ठीक है, प्रैक्टिकली. अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं बोलते हम लोग, प्रैक्टिकली. तो ये जो ए है ना यहाँ पे, ये साइलेंट होता है. तो कब साइलेंट होता है? जब किसी वर्ड का अंत LLY से, डबल LY से हो और उससे पहले ए आए, तो वहाँ पे ए साइलेंट रहता है. आप याद रखिएगा ऐसा. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लॉजिकली. लॉजिकली में देख लीजिए यहाँ पे LOGICALLY, फिर LLY है, उससे पहले ए है, तो यहाँ भी ए को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है. ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसका उच्चारण नहीं होता, वो साइलेंट रहता है. ये तो हो गई एक ही बात. तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स आएंगे उसके पहले ए का प्रोनाउंसिएशन आप नहीं करेंगे, एक्सेप्शन छोड़ के. आगे हम लोग एक्सेप्शन भी देखेंगे. चलिए फिर अब बी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, किन किन वर्ड्स में बी साइलेंट होता है. देखिए यहाँ पे पहला वर्ड है क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब. तो क्लाइंब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो सही नहीं है, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है. तो यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लाइंब. ये बी साइलेंट हो जाता है. ठीक है, दूसरा वर्ड ले लेते हैं क्रम. हम लोग पढ़ते क्या है? क्रम्ब, जो सही नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे? क्रम. तो ये बी साइलेंट. तो अब बी साइलेंट होता कहाँ है? एम के बाद अगर तुरंत बी आए किसी वर्ड में, ठीक है, एम के बाद अगर बी आता है तो जनरली हम बी को प्रोनाउंस नहीं करते. ठीक है, प्रैक्टिकली मतलब क्या? अब वर्ड का अर्थ भी जान ले, एक वोकेबलरी चूँकि हमें बढ़ाना है, तो प्रैक्टिकली माने व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली है. अब कैली नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली. तो प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक रूप से. दूसरा लॉजिकली. लॉजिकली में तार्किक ढंग से, ठीक है, तर्कपूर्ण ढंग से.
ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर है यहाँ पे क्लाइम, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, तो बी को साइलेंट रखेंगे। फिर है क्रम्ब, क्रम्ब में किसी चीज़ का जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ठीक है, जैसे क्रम्ब ऑफ ब्रेड, ठीक है, क्रम्ब्स ऑफ ब्रेड। उसके बाद है कॉम, कॉम मतलब जानते हैं हम लोग, कॉम्ब कहते हैं कंघी या कंघी करना, बात समझ में आ रही है। तो उसको पढ़ेंगे क्या, कॉम, ये साइलेंट होगा, यानी अगर एम के बाद बी आता है तो वो भी साइलेंट रहता है। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं सी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ कहाँ नहीं होता है, ठीक है, कब साइलेंट रहता है वो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ देखिए मशल, MUSCLE। तो यहाँ पे इस वर्ड में मशल जब कहते हैं, मशल मतलब क्या होता है, मांसपेशियाँ, ठीक है, हमारे बॉडी में जो मांसपेशियाँ होते हैं तो उसको कहते हैं मशल। अब यहाँ पे क्या है, मशल का कभी कभी ताकत के अर्थ में भी प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मशल जब बोलते हैं तो क्या साइलेंट रहता है, सी का उच्चारण हम लोग नहीं करते, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ किसको पढ़ते क्या है, मशल, ठीक है, मशल। अब ये सी साइलेंट रहता है यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीजर्स। अब देखिए स्टार्ट इसका क्या है, स्पेलिंग SCI, लेकिन सी को हम वहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करते, क्या बोलते हैं, सीजर्स, ठीक है, सीजर्स। तो ये यहाँ पे सी साइलेंट होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे जानिए कि एस के बाद अगर सी का प्रयोग होता है तुरंत, एस के बाद तुरंत अगर सी का प्रयोग होता है, हम तो क्या करते हैं, सी को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, फैसिनेट, ठीक है। सीजर्स मतलब क्या होता है मालूम है, कैंची, ठीक है, जो कपड़े काटने, पेपर काटने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। उसके बाद है फैसिनेट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे फैसिनेट, तो देख लीजिए एस के बाद सी आया है, लेकिन हम सी को प्रोनाउंस नहीं करते, यहाँ पे फैसिनेट एस को प्रोनाउंस करते हैं, सी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। अब फैसिनेट मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, मनोरंजन के अर्थ में भी होता है इसका प्रयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, सैंडविच। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, सैंडविच, ठीक है, डी को प्रोनाउंस करते हैं जो गलत है, ठीक है। फोनेटिक्स हमें इसके प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन की इजाज़त नहीं देता है, इसको प्रोनाउंस करने की इजाज़त नहीं देता। वी शुड नॉट प्रोनाउंस डी देयर, ठीक है, डी को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते, लेकिन हम लोग करते हैं जो गलत होता है। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सैंडविच, सैंडविच, ठीक है, डी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। दूसरा हैंडसम, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हैंडसम, ठीक है, तो जो गलत है, ठीक है, फोनेटिक्स के आधार पर ये गलत है, इसलिए हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर डी को साइलेंट कर देंगे, हैंडसम। फिर वेडनेसडे, हम लोग जनरली वेडनेसडे बोलते हैं, ठीक है, जो गलत होता है। तो आगे से अब जब आप जान गए तो उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी से ही लेके चल रहा हूँ कि बेस अगर मेरा बढ़िया होगा तो आगे बढ़िया होगा, ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, ठीक है। और अभी से ही प्रोनाउंसिएशन गलत करने लगेंगे तो आप अगर बातचीत सीख भी जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो इंग्लिश जानने वाले होते हैं, आप जब बोलोगे वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अर्थ अलग होगा वर्ड का ना। जब आप प्रोनाउंसिएशन गलत करेंगे तो वो समझ में उनको नहीं आएगी कि आप कौन सा वर्ड बोल रहे हो और क्या कहना चाह रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करना अभी से ही आवश्यक है। फिर तो वेडनेसडे नहीं बोल के क्या बोलेंगे हम लोग, वेडनेसडे, डी यहाँ पे साइलेंट होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, ई कब कब साइलेंट होता है किसी वर्ड में। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लू, ठीक है, CLUE। अब देखिए क्लू बोलते हैं लेकिन ई का वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, तो ई यहाँ पे
साइलेंट है, इस जगह पर साइलेंट है। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्लेक। ठीक है, अब सॉरी बेक, बेक। ठीक है, ब्रेड वगैरह बेक करते हैं ना। क्लू मतलब क्या होता है? सुराग, किसी चीज़ के बारे में क्या कहते हैं उसको, सूचना, और सुराग जिसको आप समझ रहे होंगे अगर तो। ठीक है, तो ये क्लू। फिर क्लू जैसे होता है कि आप इस रिडल को समझा सकते हो, रिडल मतलब पहेली को, तो आपने कुछ क्लू मुझे दीजिए। ठीक है, कुछ सुराग कि जिसके आधार पर मैं उसको गेस कर सकूं। बात समझ में आ रही है ना? तो उसको क्लू कहते हैं। फिर बेक, बेक मैंने ब्रेड वगैरह सेकना जिसको कहते हैं। तो अब देख लीजिए BAKE। ठीक है, तो यहाँ पे ए का उच्चारण बैक हो सकता था, लेकिन बेक हो जाता है ई की उपस्थिति में, लेकिन ई का खुद प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो बेक में ई साइलेंट होता है। कहने का मतलब कि अगर किसी वर्ड के अंत में ई का प्रयोग हो तो ई जनरली साइलेंट रहता है। ठीक है, एक्सेप्शन छोड़ के, चूंकि एक्सेप्शन ऐसा होता है कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन हम लोग बाद में जानेंगे। लेकिन अब ऐसा भी कभी नहीं हो कि कहीं एक्सेप्शन आपको दिख गया फिर लगा कि रूल ही हम गलत जानते हैं और उस एक्सेप्शन के चलते सारा रूल आप गलत कर लो। ठीक है, उसके बाद होप। अब देखिए HOP अगर करते तो हॉप होता, मैं अभी यहाँ पे बैक कर रहा था ना, लेकिन ई लग जाने से बेक हो गया, ए हो गया, उसका ए नहीं होके ए हो गया। यहाँ पे हॉप, और नहीं होके होप हो जा रहा है, ओ हो रहा है। ठीक है, लेकिन खुद ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जैसे अगर HOP, हॉप मीन्स कूदना होता है, फुदकना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ होप, होप मीन्स आशा। ठीक है, सिर्फ ई लग जाने से ओ का साउंड बदल जाता है, लेकिन ई यहाँ पे साइलेंट रहता है। शेप, ठीक है, SHAPE, तो ए जो हो रहा है आ का ई के चलते हो रहा है, लेकिन ई का खुद प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। तो सीधे सीधे अगर किसी वर्ड के अंत में ई का प्रयोग होता है तो ई का जनरली प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो एक नई चीज़ हम लोगों ने जाना। चलिए आते हैं वर्ब। आज हमने वर्ब का जो बेस फॉर्म लिया है डू। ठीक है, डू, बी, हैव, विल, ये वर्ब नहीं है, मतलब वर्ब है, लेकिन आप ऑक्सिलरी वर्ब उसको नहीं समझेंगे, मेन वर्ब के रूप में लिया है। डेयर, नीड, ये सब मेन वर्ब है, फुल वर्ब है। ठीक है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पे नहीं लिया है, इसको जानिएगा। देखिए जैसे ड्यू, ठीक है, ड्यू का फर्स्ट फॉर्म ड्यू होता है, उसके बाद पास्ट फॉर्म डिड, जैसे करना, डू मीन्स क्या होता है? करना, डिड मीन्स किया। ठीक है, डन मीन्स किया गया, और डूइंग मीन्स कंटिन्यूएशन है, कर रहे हैं। ये मैं इसलिए फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को ऐड किया क्योंकि नेक्स्ट वीक से जब हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरू करेंगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी टेंस के आधार पर। फिर आपको लगेगा कि मुझे थर्ड फॉर्म तक तो बताया गया, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल। ठीक है, एक तो उसके प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद पता चलेगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया ही नहीं गया। उसके बाद फिर फिफ्थ फॉर्म, मीन्स फोर्थ को ही हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फिर फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस और यस लगता है। ठीक है, वो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इसको आगे बढ़ाया। तो डू का पास्ट डिड होता है, पास्ट पार्टिसिपल डन होता है, यानी V3 डन। V4 में ING ऐड होगा, डूइंग, और V5 में डज। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा बी, वर्ब टू बी जिसको कहते हैं बी। तो उसके फर्स्ट फॉर्म में MR होता है, उसके पास्ट फॉर्म में वाज वर होता है, और उसके V3 पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बीन होता है बी का, और उसके ING फॉर्म क्या होगा? बिंग, BEING, और उसका फिफ्थ फॉर्म इज। ठीक है, नेक्स्ट हैव। हैव का मतलब होता है, बी मतलब क्या होता है? बी का अर्थ भी आप जान लीजिए, होना या रहना। ठीक है, बेस फॉर्म जो वर्ब का है बी, उसका मतलब होता है होना या रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से उसको आप
जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह आप याद रखोगे, नहीं तो फिर गलती होगी। फिर स्पोकन आपका, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर मेरे साथ चले और मेरे अनुसार से आपने काम किया तो 3 महीने में इंग्लिश बोलोगे, नहीं तो फिर आप अपने राह पे चलोगे तो फिर कितना वक्त लगेगा ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, चलिए आगे। हैव, हैव मतलब होता है रखना। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। ठीक है, तो अगर आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, अगर इस तरह से यूज़ करते हैं तो वो हैव मीन्स पास होना भी होता है, हैव मीन्स रखना। ठीक है, ही हैज़ मनी, ठीक है, वो पैसा रखता है या रखा है। फिर लेने के अर्थ में, जैसे आई हैड माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया, ये पास्ट फॉर्म में कहा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में इसको देख, पहले इसके फॉर्म्स को जान लेते हैं। हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव, पास्ट फॉर्म उसका यानी V2 हैड, V3 पास्ट पार्टिसिपल हैड, फिर V4 यानी ING फॉर्म उसके हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म हैज़। अब आते हैं विल। विल मतलब चाहना होता है। ठीक है, इच्छा। तो विल का फर्स्ट फॉर्म विल, पास्ट फॉर्म विल्ड, ईडी लगेगा, फिर उसके पास्ट पार्टिसिपल भी ईडी लगेगा, और विलिंग फिफ्थ फॉर्म, और यहाँ पे है विल्स फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में ING, विलिंग, और फिफ्थ फॉर्म में विल्स, एस लगा है। फिर है डेयर। डेयर पास्ट फॉर्म उसका डेयर्ड, DARED, फिर पास्ट पार्टिसिपल भी डेयर्ड होगा। उसके बाद उसका फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म डेयरिंग, और फिफ्थ फॉर्म डेयर्स। फिर उसी तरह से नीड। नीड का फर्स्ट फॉर्म नीड, NEED, उसके बाद पास्ट फॉर्म नीडेड, पास्ट पार्टिसिपल भी नीडेड होगा, फिर नीडिंग यहाँ पे ING फॉर्म, और नीड्स फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस लगता है नीड के साथ। ठीक है, बात समझ में आई। अब चलिए आते हैं आज के फ्रेजेस। जैसे बहुत अच्छे, अगर हम प्रशंसा करते हैं किसी के कार्य को देखा कि उसने बहुत अच्छे ढंग से किया है तो हम लोग कहते हैं वेरी गुड। ठीक है, मान लो आपने किसी बच्चे को एक होमवर्क दिया, ठीक है, या क्लास वर्क दिया, क्लास वर्क वो करके दिखाया आपको बहुत अच्छा लगा था, उसकी प्रशंसा वेरी गुड। ठीक है, किसी ने अगर अच्छा खेला, आप कोई खेल रहा है तो बहुत अच्छा खेला, तो आप उसको कह सकते हैं वेरी गुड। तो एक प्रशंसा, एप्रिसिएशन के लिए हम लोग इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी की तबीयत अच्छी है इस सेंस में हो, जैसे अगर किसी से आप पूछ रहे हो, ठीक है, कि आप कैसे हो, मतलब तबीयत के हिसाब से। ठीक है, व्हाट अबाउट योर हेल्थ, वेरी वेल, बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी तबीयत है कहने का मतलब, तो उसके लिए वेरी वेल का प्रयोग करते हैं। फिर बहुत सुंदर। ठीक है, कोई किसी ने पेंटिंग बनाया, ठीक, उसके पेंटिंग आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा था, आपको वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, कोई बच्ची है वो सजी संवरी है और वो आप प्रशंसा उसकी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो वेरी ब्यूटीफुल एक प्रशंसा, एप्रिसिएशन के लिए यूज़ होता है किसी वस्तु का, ठीक है, किसी फीमेल का। ठीक है, और इस तरह की वस्तुएं जहाँ पे सुंदरता दिखती है तो उसकी प्रशंसा के लिए आप यूज़ कर सकते हो। फिर हम लोग जब कॉन्वर्सेशन में नेक्स्ट वीक में आएंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग अभी। फिर हम लोग चलें। ठीक है, अब जैसे होता है कि हम लोग ग्रुप में हैं, अगर कहीं चलने की बात हुई, चलें तो लेट्स गो, हम लोग चलें तो लेट्स गो, हम चलें तो लेट्स गो। यानी चलने के अर्थ में एक सजेशन जिसमें आप भी, बोलने वाला भी शामिल होता है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लेट्स का। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लेट्स शॉर्ट में हम लोग जब बातचीत में यूज़ करेंगे इसको, लेकिन होता है उसको लिखेंगे तो लेट अस। ठीक है, ये अब याद रखिएगा, लेट अस का ये कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये, लेट्स गो। फिर है चिंता न करें। ठीक है, कोई चिंतित दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, तो आप कह सकते हो कि डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू। चिंता करने की बात नहीं, मैं हूँ ना मदद करने के लिए। आई एम देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू। चिंता ना करें, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ ना, मैं मदद के लिए हूँ ना। ठीक है, आगे चले जाओ। ठीक है, किसी को कह रहे हो कि
तुम्हारी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। आई डू नॉट नीड यू, गो अवे। आई डू नॉट नीड यू, गो अवे, ठीक है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर, गो अवे। तो गो अवे, चले जाओ के अर्थ में गो अवे का प्रयोग करते हैं। फिर चुप रहो, अगर कोई बहुत बोल रहा है तो उसको अगर चुप करें, शट अप, हम लोग कहते हैं ना शट अप, तो शट अप, ठीक है। SHUT-UP। फिर है, अगर कोई कहता है कि क्या आप मेरी मदद करोगे, तो आप कहते हो बेशक, क्यों नहीं, ठीक है। तो बेशक जो लगाओगे उसके लिए यहाँ सर्टनली, व्हाई नॉट, हम आगे ऐड कर देते हैं, क्यों नहीं, ठीक है। व्हाई नॉट मतलब क्यों नहीं। तो ये सेंटेंस अगर कहते, किसी ने कहा आपसे क्या आप मेरी मदद करोगे, तो आप कहते सर्टनली, ठीक है, मतलब बेशक। आगे आप ऐड कर सकते हो, क्यों नहीं मदद करूँगा, पहले कर लिया सर्टनली, बेशक, और फिर व्हाई नॉट आप ऐड कर सकते हो। उस कॉन्वर्सेशन में जितना वो अट्रैक्टिव होता है, जो एक फेमिलियरिटी बातचीत में नज़र आनी चाहिए, ठीक है। और कोलोक्वियल लैंग्वेज है कि बातचीत की भाषा, एक रिटन में फॉर्मेलिटी थोड़ी ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है, उसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा पूरी की जाती है। इसमें क्या होता है कि हम अपने मन के भाव जो है, हमारे विचार जो हैं, और जिस भाव से, जिस क्या कहते हैं उसको, तरह से हमको कम्युनिकेट करना है, जो दूसरे को प्रभावित करे, और जिस भाव से हम उसको कहना चाहते हैं उस भाव के साथ पहुंच जाए, ठीक है। तो ये होता है स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए, आज हम लोगों ने कुछ स्पेशल साइलेंट लेटर वर्ड्स जाना, कुछ वर्ब्स और कुछ फ्रेजेस, और ये इस वीक तक कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वीक से सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐड होगा। तो आप चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।